कल्पना करो कि बिहार के किसी छोटे शहर या गांव से एक कैंडिडेट कई वर्षों से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। परिवार की आर्थिक परेशानियों के बीच वो पटना के छोटे से कमरे में रहता है। प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर किया, उसने फिर मेंस एग्जामिनेशन में बैठता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा उसने, और जिससे उसने पूरी तैयारी के साथ पढ़ा था वही क्वेश्चन आ गया। वो इंट्रोडक्शन लिखता है, फैक्ट्स देता है, डायग्राम्स जोड़ता है, एनालिटिकल पॉइंट्स ऐड करता है और अंत में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन भी लिखता है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलते समय उसे लगता है कम से कम इस वाले आंसर तो उसे बहुत अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। कुछ महीने बाद रिजल्ट आता है, वो अपनी मार्कशीट खोलता है। कुछ दिन के बाद उसकी चेक्ड कॉपी भी आ जाती है, उसमें उसके क्वेश्चन वाइज मार्क्स भी उसको पता चलते हैं और उसमें उसी आंसर के सामने उसको 0 दिखता है। अब ये समझना है हमें कि एक कैंडिडेट को 0 मिलना अपने आप किसी स्कैम या सिस्टेमिक फेलियर का प्रमाण नहीं है। संभव है कि आंसर इररिलेवेंट हो, क्वेश्चन गलत समझा गया हो या कैंडिडेट ने वास्तव में कुछ मीनिंगफुल लिखा ही ना हो। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब एक एग्जामिनर एक या दो नहीं बल्कि 200 से अधिक कैंडिडेट्स को एक ही हिस्ट्री क्वेश्चन में 0 मार्क्स दे देता। और कहानी तब और गंभीर हो जाती है जब उन आंसर्स को दूसरे एग्जामिनर से दोबारा चेक कराया जाता है और लगभग सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ जाते हैं। अभी जो रिसेंट पॉडकास्ट में बीपीएससी की एग्जामिनेशन कंट्रोलर बताते हैं कि डेटा एनालिसिस में यह पैटर्न सामने आया। 200 से अधिक 0 मार्क्स आंसर की दूसरी एग्जामिनेशन में जांच करवाई और लगभग सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़े। कंसर्न एग्जामिनेशन को इवैल्यूएशन वर्क से भी हटा दिया गया। पहली नजर में बीपीएससी के पक्ष आपको दिखाई देगा, आपको ऐसा फील होगा कि वेरी गुड मॉनिटरिंग सिस्टम। कमीशन कह सकता है कि उसका मॉनिटरिंग सिस्टम काफी प्रभावी था। उसने अब नॉर्मल मार्किंग पकड़ी, आंसर्स दोबारा चेक कराए और करेक्टिव एक्शन लिया। लेकिन जैसे ही हम इस एक्सप्लेनेशन को बीपीएससी के इंटरनल गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट के मॉडरेशन प्रिंसिपल के साथ पढ़ते हैं तो करेक्शन की यह कहानी अपने भीतर कई और बड़े सवाल खोल देती है। अगर लगभग सभी 0 गलत थे तो इस एग्जामिनर को दिए हुए अन्य मार्क्स 2, 3, 4, 8, 10 वो मार्क्स फिर कैसे सही मान लिए गए? अगर गाइडलाइन कहता है कि एक्सट्रीम मार्क्स मतलब पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर के मार्क्स और नीचे के मार्क्स चीफ एग्जामिनर को स्क्रूटनी में जाने थे तो 200 0 जमा कैसा हो गया? सुपरवाइजरी मैकेनिज्म क्या कर रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जामिनर को स्ट्रिक्ट या लिबरल घोषित करने का एकेडमिक डिसीजन किसने लिया? सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने लिया या मार्क्स ग्राफ देखने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव बाबू ने? और आज का मुद्दा किसी एक कैंडिडेट की कॉपी देखकर यह तय करा नहीं है उसे 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे या 5। आज का असली मुद्दा है कि बीपीएससी में एकेडमिक जजमेंट किसकी कमांड किसके हाथ में थी? क्या प्रिस्क्राइब्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस सभी कैंडिडेट्स पर समान रूप से लागू हुआ था? सबसे पहले समझो कि बीपीएससी का ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम कैसे काम करता है। बीपीएससी का ओएसएम सिस्टम में कैंडिडेट्स की आंसर बुक पहले स्कैन की जाती, कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर कोडिंग के माध्यम से हाइड कर देते हैं। एग्जामिनर कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑर्डिनरली पूरी आंसर बुक नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ दिखाई पड़ता है। ये बेसिकली 1 एग्जामिनर 1 क्वेश्चन वाले रूल को फॉलो करते हैं। अब किस कैंडिडेट का आंसर किस एग्जामिनर के पास जाएगा यह कंप्यूटर रैंडमली निर्धारित करता है। इसी को ब्लाइंड असेसमेंट कहते हैं। इवैल्यूएशन पूरी होने के बाद अलग अलग एग्जामिनर्स द्वारा दिए गए क्वेश्चन वाइज मार्क्स को कंप्यूटर कैंडिडेट वाइज जोड़ देता है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण फीचर है कि कई बार स्टूडेंट का नंबर अधिक होने पे उस 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर वाले प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया जाता है। मतलब उसी क्वेश्चन के लिए 4-5 एग्जामिनर भी लगा दिए जा सकते हैं। मार्क माई वर्ड कि 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर वाले प्रिंसिपल को लाया गया था कि अगर एक ही एग्जामिनर सारे क्वेश्चन को इवैल्यूएट करेगा तो यूनिफॉर्मिटी बने रहेगी, सेम स्टैंडर्ड पे होगा। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे, बड़ी संख्या में बच्चे अगर आ जाएं तो वैसी परिस्थिति में उसी एक सिंगल क्वेश्चन को चेक करने के लिए 4 से 5 एग्जामिनर लगाए जा सकते हैं। तो जिस प्रिंसिपल के लिए आपने 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर लगाया था, पहला तो एक पॉइंट के ही प्रिंसिपल डाइल्यूट हुआ। अब आते हैं, अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ियां शुरू होती हैं। कि मान लो हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 20,000 आंसर्स हैं और बीपीएससी 4 एग्जामिनर्स डिप्लॉय करते हैं। कंप्यूटर रैंडमली एग्जामिनर ए को 5,000 क्वेश्चन दे दिया, एग्जामिनर बी को 5,000 दे दिया, सी को भी 5,000 और डी को 5,000। और ये चारों एग्जामिनर 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर वाले प्रिंसिपल पे एक ही क्वेश्चन के चेक कर रहे हैं। अब पहला लीगल पॉइंट यहाँ पे ये है कि मल्टीपल एग्जामिनर लगाने से 1 क्वेश्चन 1 स्टैंडर्ड की जो नेचुरल यूनिफॉर्मिटी डाइल्यूट हो जाती है। मान लो किसी स्कूल में एक ही टीचर पूरी क्लास के 100 आंसर शीट चेक करता है, अब वो टीचर स्ट्रिक्ट हो सकता है,
लेकिन ब्रॉडली वो सभी स्टूडेंट पर एक ही जैसा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड लागू करेगा। अब उन्हें 100 कॉपीज में को 4 टीचर से बांट दीजिए, और जो पहला टीचर है वो फैक्चुअल एक्यूरेसी को सबसे अधिक महत्व देता है, दूसरा प्रेजेंटेशन को, तीसरा पार्शियल आंसर पे भी रीजनेबल मार्क्स दे देता है, जबकि चौथा छोटी फैक्चुअल मिस्टेक्स पर भी बहुत भारी नंबर काटता है। अब दो स्टूडेंट्स ने लगभग सेम क्वालिटी आंसर लिखा, फिर भी उनके मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी कॉपीज अलग अलग एग्जामिनर के पास गई, टीचर्स के पास गई, और इसी को अपन एग्जामिनर वेरिएबिलिटी कहते हैं। रैंडम एलोकेशन, ब्लाइंड असेसमेंट कैंडिडेट की आइडेंटिटी हाइड कर सकता है और आइडेंटिटी बेस्ड फेवरेटिज्म को कम कर सकता है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट एग्जामिनर को बैलेंस्ड एग्जामिनर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। रैंडमाइजेशन केवल यह रैंडमली तय करता है कि किस कैंडिडेट का आंसर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर के पास जाएगा और किसका लिबरल एग्जामिनर के पास। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह वर्सेस यूपीपीएससी में इसी प्रॉब्लम को एग्जामिनर वेरिएबिलिटी या हॉक एंड डॉव इफेक्ट के रूप में समझाया था। कोर्ट ने बताया कि एक एक्सीलेंट आंसर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर के पास जाकर कम मार्क्स पा सकता है, जबकि कंपैरेटिवली वीकर आंसर लिबरल एग्जामिनर के पास जाकर उससे अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकता है। और इसी एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करने के लिए मॉडरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और यहां यह कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा कि मल्टीपल एग्जामिनर्स अपॉइंट करना अपने आप इलीगल है। जो बीपीएससी गाइडलाइन है उसे क्लाउज 23 लार्ज नंबर ऑफ आंसर बुक्स होने पर चीफ एग्जामिनर की कंसेंट से क्वेश्चन वाइज मल्टीपल एग्जामिनर लगाने की अनुमति देता है, लेकिन क्लाउज 23 वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर देता है। वह यूनिफॉर्मिटी की समस्या कंप्लीट आंसर नहीं देता। जैसे ही बीपीएससी ने सेम क्वेश्चन का आंसर 4 या 6 एग्जामिनर में बांटे, अब कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बीपीएससी को यह स्टैब्लिश करना होगा कि सभी एग्जामिनर्स को कॉमन मार्किंग नॉर्म्स समझाए गए या नहीं, सुटेबल आंसर और वेटेज पर प्री इवैल्यूएशन डिस्कशन हुआ या नहीं, सैंपल वैल्यूएशन कराई गई या नहीं, एग्जामिनर वाइज डेविएशन को कॉम्पिटेंट एकेडमिक अथॉरिटी ने टाइमली आइडेंटिफाई और करेक्ट किया कि नहीं। अब मल्टीपल एग्जामिनर जो मल्टीपल एग्जामिनर कन्वीनियंस का सॉल्यूशन हो सकते हैं, फेयरनेस का सॉल्यूशन केवल इफेक्टिव मॉडरेशन है। इसलिए अगला प्रश्न ये नहीं कि बीपीएससी मॉडरेशन करता था या नहीं, प्रश्न यह है असली कि बीपीएससी जिसे मॉडरेशन कह रहा है क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया एकेडमिक मॉडरेशन था या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में मॉडरेशन क्या है? मॉडरेशन का शब्द सुनकर आमतौर पर लगता है कि कमीशन कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ाता या घटाता है ताकि ओवरऑल रिजल्ट बैलेंस दिखाई दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन इससे कहीं अधिक प्रिसाइज है। संजय सिंह में कोर्ट ने एग्जैक्टली जब डेफिनेशन दिया, द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू रिड्यूस एग्जामिनर संजय सिंह में कोर्ट ने कहा, द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू रिड्यूस एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी और वेरिएबिलिटी इज नोन एज मॉडरेशन। सरल भाषा में कहें तो मॉडरेशन का उद्देश्य मार्क्स को मैकेनिकली बराबर करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह भी नहीं है कि सभी एग्जामिनर्स का एवरेज बिल्कुल समान कर दिया जाए। मॉडरेशन का मूल उद्देश्य है कि कैंडिडेट के मार्क्स पर एग्जामिनर की पर्सनल स्ट्रिक्टनेस या लिबर्टी का अनावश्यक प्रभाव कम हो। सेम क्वालिटी आंसर्स को मैक्सिमम पॉसिबल यूनिफॉर्मिटी के साथ असेस किया जाए। मार्क माय वर्ड, मैक्सिमम पॉसिबल यूनिफॉर्मिटी के साथ। एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी ह्यूमन एग्जामिनर्स के बीच संभव नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं माना कि जहां अनेक एग्जामिनर्स होते हैं वहां प्रयास हम केवल मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी प्राप्त करने कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मॉडरेटर कौन है? क्या मार्क्स का सॉफ्टवेयर ग्राफ मॉडरेटर है जो अपन ग्राफ, या आईटी मैनेजर मॉडरेटर है, या एग्जामिनेशन कंट्रोलर खुद मॉडरेटर बन गए, या उस सब्जेक्ट का एकेडमिकली कॉम्पिटेंट हेड एग्जामिनर मॉडरेटर है? सुजाता मुखर्जी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। सुजाता मुखर्जी ने हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा के अगेंस्ट ही केस किया था, जहां पे हाई कोर्ट के जज खुद कॉपी चेक किए थे, मॉडरेटर बने थे, एग्जामिनर बने थे। मैं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संजय सिंह में समझाए गए मॉडरेशन फ्रेमवर्क की कॉर्नर स्टोन और की स्टोन हेड एग्जामिनर का अस्तित्व है। कोर्ट ने पाया कि हेड एग्जामिनर की सेंट्रल भूमिका एग्जामिनर्स की ज्वाइंट मीटिंग और सुटेबल मॉडल आंसर पर कंसेंसस जैसी फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स एब्सेंट हो तो बाद की एक्सरसाइज को कल मॉडरेशन नाम देने से वह प्रॉपर मॉडरेशन नहीं बन जाता।
तो अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो हेड एग्जामिनर मॉडरेशन प्रोसेस का सेंट्रल एकेडमिक माइंड है। आईटी सिस्टम उसका असिस्टेंट हो सकता है, ग्राफ रिपोर्ट उसके सामने एविडेंस हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स प्रोसेस मॉनिटर कर सकता है, लेकिन फाइनल एकेडमिक जजमेंट कंपीटेंट हेड एग्जामिनर के इंडिपेंडेंट असेसमेंट से ही आना चाहिए। क्योंकि हुजूर लीगल दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ग्राफ सिर्फ है ना मौले दिखा सकती है, एकेडमिक एरर तय नहीं कर सकती। जैसा कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर बताते हैं कि ओएसएम सिस्टम एग्जामिनर वाइज मार्क्स का ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। उदाहरण के लिए किसी 38 मार्क्स क्वेश्चन में एक एग्जामिनर 30 से 32 और मिनिमम 24 से 25 दे रहा, जबकि दूसरा एग्जामिनर मैक्सिमम 25 और मिनिमम 16 से 17 दे रहा। इसके बाद उनके अनुसार लिबरल एग्जामिनर को बुलाकर कहा जाता है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए और स्ट्रिक्ट एग्जामिनर कहा जाता है थोड़ा लिबरल हो जाए। अब सुनो, पहली नजर में ये एक्सेलेंट क्वालिटी कंट्रोल लगता है। आखिर कमीशन एग्जामिनर वाइज डेटा देख रहा है, आउटलायर्स आइडेंटिफाई कर रहा और मार्किंग को यूनिफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहा। लेकिन लीगल और लॉजिकल डिफिकल्टी इसी प्रश्न से शुरू होती है। केवल मार्क्स का रेंज देखकर किसने तय किया कि कौन सा एग्जामिनर गलत था? मान लो एग्जामिनर ए का एवरेज 16 है और एग्जामिनर बी का एवरेज 24 है। इससे सस्पिशन पैदा हो सकता है कि एग्जामिनर ए बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन यह भी तो संभव है कि रैंडम एलोकेशन के कारण, ब्लाइंड असेसमेंट के कारण एग्जामिनर ए के बैच में कंपैरेटिवली पुअर क्वालिटी आंसर्स गए हों, कुछ आंसर्स ब्लैंक गए हों, इररिलेवेंट गए हों, इनकम्प्लीट गए हों। दूसरी ओर यह भी संभव है कि एग्जामिनर बी बैलेंस नहीं बल्कि अनड्यूली लिबरल हो। इसलिए रॉ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस दिखाता है, लेकिन एकेडमिक करेक्टनेस का फाइनल आंसर नहीं देता। इसे एक हॉस्पिटल के एग्जांपल से समझो। ब्लड टेस्ट मशीन रिपोर्ट देती है कि कोई वैल्यू अब नॉर्मल है। अपन ने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू रेंज से बाहर निकला, इससे अपने को ये पता चलता ये वैल्यू अब नॉर्मल है, लेकिन मशीन डायग्नोसिस नहीं करती। डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, पेशेंट को एग्जामिन करता है, हिस्ट्री समझता है, उसके बाद डिसीजन लेता है कि वास्तव में उसकी बीमारी क्या है, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। उसी तरह से जो आईटी सिस्टम है, जो ग्राफ एनालिसिस है, किसी एग्जामिनर अधिक जीरोस दी, उसका एवरेज कम है, उसका मार्क्स रेंज दूसरी एग्जामिनर से मटेरियली अलग है, लेकिन यह तय करना कि एग्जामिनर वास्तव में अनड्यूली स्ट्रिक्ट, लिबरल, इरैटिक या केयरलेस है, ये एक एकेडमिक जजमेंट है और इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव आंसर स्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, अग्रीड मार्किंग नॉर्म्स और सुटेबल आंसर से कंपैरिजन करना होगा और यह समझना होगा कि वेरिएशन आंसर क्वालिटी से आया था या एग्जामिनर के डिफेक्टिव स्टैंडर्ड से। और यहीं पे संजय सिंह के क्लासिक फ्रेमवर्क में एग्जामिनर वाइज स्टैटिस्टिक्स जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज, हाईएस्ट, लोवेस्ट मार्क्स हेड एग्जामिनर के स्क्रूटनी में असिस्ट करते हैं। इसके बाद हेड एग्जामिनर सैंपल स्क्रिप्ट देखकर प्रत्येक एग्जामिनर द्वारा अडॉप्टेड स्टैंडर्ड असेस करता है। यदि एग्रीड नॉर्म्स फॉलो हुए हो, मार्क्स कंफर्म कर दिए जाते हैं। यदि एग्जामिनर अनड्यूली स्ट्रिक्ट या लिबरल हो तो अप्रोप्रिएट मॉडरेशन रिकमेंड किया जाता। सो इसे एक सेंटेंस में याद रखो, मॉडरेशन स्टैटिस्टिक्स से शुरू हो सकती है, लेकिन ग्राफ पर खत्म नहीं हो सकती। डेटा केवल यह कहता है कुछ तो अलग दिखाई दे रहा है, कुछ एनामॉली है, बट ये निर्णय कि कौन गलत है और क्यों गलत है और क्या करेक्शन होगा, ये कॉम्पिटेंट एकेडमिक अथॉरिटी को लेना होगा। और यहीं से लीगल पॉइंट नंबर 3 आता है। कोर इशू आईटी पार्टिसिपेशन नहीं, एकेडमिक डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है। यहां एक जरूरी बैलेंस रखना होगा। केवल इस कारण से कि बीपीएससी प्रोसेस इलीगल नहीं हो जाता कि आईटी मैनेजर्स ने ग्राफ तैयार किए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने इवैल्यूएशन मॉनिटर किया। लार्ज स्केल डिजिटल एग्जामिनेशन में आईटी सपोर्ट, वर्क फ्लो मॉनिटरिंग और एग्जामिनर वाइज डेटा जनरेशन आवश्यक हो सकते हैं। इनफैक्ट अवेलेबल गाइडलाइन क्लॉज 7 भी आईटी मैनेजर द्वारा एग्जामिनर वाइज डेटा उपलब्ध कराने और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग जैसी गाइडलाइन यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मॉनिटरिंग और मॉडरेशन एक ही चीज नहीं है। आईटी मैनेजर ये बता सकता है कि एग्जामिनर ए की मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन अब नॉर्मल है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर्स रिपोर्ट को हेड एग्जामिनर तक भेज सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मीटिंग शेड्यूल कर सकता है, लेकिन आंसर के एकेडमिक क्वालिटी एग्जामिनर को स्ट्रिक्टनेस, लिबरलिटी और करेक्टिव एकेडमिक एक्शन का फाइनल डिटर्मिनेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के डोमेन में रहना चाहिए। इसलिए कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन ये होगा कि ग्राफिकल रिपोर्ट के बाद वास्तव में क्या हुआ। क्या चीफ एग्जामिनर ने एग्जामिनर ए के रिप्रेजेंटेटिव आंसर्स पढ़े, उस रूब्रिक से कंपैरिजन किया, रीजंस रिकॉर्ड किए, लिखित रूप से पाया कि एग्जामिनर अग्रीड एकेडमिक स्टैंडर्ड से डेविएट हो गया था?
उसके बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने केवल उस एकेडमिक फाइंडिंग को एग्जामिनर तक कम्युनिकेट किया। या दूसरा ऑप्शन कि मार्क्स का ग्राफ देखने के बाद आईटी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ने इंडिपेंडेंटली तय कर लिया एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है और उससे अधिक मार्क्स देने चाहिए। देखो, पहला वाला सिचुएशन लॉफुल सुपरवाइजरी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन दूसरी स्थिति में प्रश्न उठेगा एकेडमिक मॉडरेशन का पावर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया या नॉन एकेडमिक अथॉरिटी ने। और यह भी यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए कि संजय सिंह वाले केस में सीधे बीपीएससी का आईटी मैनेजर और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के स्टैट्यूटरी पावर से कोई डिसीजन नहीं दिया। जजमेंट का रेलेवेंट प्रिंसिपल यह है कि मॉडरेशन का एकेडमिक सेंटर हेड एग्जामिनर है और एग्जामिनर वाइज डेटा उसके इन्फॉर्म्ड एकेडमिक जजमेंट में हेल्प करता है। इसलिए बीपीएससी को रिकॉर्ड से दिखाना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने केवल डेटा और कम्युनिकेशन संभाला, उसे एकेडमिक आउटकम्स स्वयं नहीं तय किए। नहीं तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, संवैधानिक पीठ के जजमेंट का सरासर वायलेशन है। अब आते हैं दूसरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पे, बीच इवैल्यूएशन में एग्जामिनर को स्ट्रिक्ट या लिबरल कहना, यह भी अपने आप में कितना इलीगल है। अब मान लो एग्जामिनर ए को कुल 5000 आंसर्स इवैल्यूएट करने थे, उसने पहले 2500 आंसर्स कंपैरेटिवली अपने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड से चेक किया। 10 दिन बाद ग्राफिकल एनालिसिस में उसका एवरेज दूसरे एग्जामिनर से कम दिखाई दिया और उसे बुलाकर कहा गया आप थोड़ा हजूर लिबरल हो जाइए। अब एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और उसने रिमेनिंग 25 आंसर जो बचे हुए थे वो कंपैरेटिवली लिबरल स्टैंडर्ड्स पे चेक कर दिया। अब सतही लेवल पे आपको ये करेक्शन दिखाई देगा कि हाँ बीपीएससी ने करेक्टिव मेजर्स लिए, लेकिन थोड़ा रुक के सोचिए। अब सेम एग्जामिनर सेम क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन में दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे चेक किया। उसने जो पहले वाले क्वेश्चन चेक किए वो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड पर चेक किए और बाद के जो 2500 क्वेश्चन चेक किए वो लिबरल स्टैंडर्ड्स पे। अब करेक्शन तो भविष्य के लिए हुई, लेकिन पहले हो चुका प्रेजुडिस अपने आप समाप्त नहीं हुआ। और यहां कानूनी समस्या एग्जामिनर का एडवाइस देने में नहीं बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट में है, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव से किसी चीज को सही करना। यदि हेड एग्जामिनर ने पाया कि पहले एडॉप्टेड स्टैंडर्ड्स गलत थे तो उस फाइंडिंग से पहले इवैल्यूएटेड आंसर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सो केवल एग्जामिनर्स ये कहना कि अब से थोड़ा लिबरल हो जाइए, सो अर्लियर वाले जो पहले जिनकी कॉपी चेक उनको तो रिलीफ नहीं मिला। इसलिए बीपीएससी को एग्जामिनर वाइज ये दिखाना होगा कि इंटरवेंशन किस डेट और टाइम पे हुआ और उस समय तक कितने आंसर्स इवैल्यूएट हो चुके थे। वार्निंग के बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बदला और प्री वार्निंग आंसर्स को रीओपन, सैंपल रिव्यू या मॉडरेट किया गया या नहीं। यदि पहले इवैल्यूएटेड आंसर्स अनटच्ड रहे और केवल फ्यूचर मार्किंग बदली तो रैंडम अलोकेशन के साथ इवैल्यूएशन टाइमिंग भी कैंडिडेट के भविष्य को तय करेगी। यह लक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट ने आंसर कब लिखा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसका स्कैन आंसर एग्जामिनर के डैशबोर्ड पर वार्निंग से पहले आया बाद में, और यदि इससे मार्क्स स्टैंडर्ड बदल गया तो सिमिलरली सिचुएटेड कैंडिडेट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट का सामना कर सकते हैं। दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। अब आते हैं दूसरे एक पजल पे। 30%, 60%, 17%, 15%, समझाता हूं इन नंबर्स को। अब बीपीएससी के चीफ एग्जामिनर वाले सेफ गार्ड्स को समझते हैं। बीपीएससी की अपनी रिजोल्यूशन इंटरनल गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार वर्सेस बीपीएससी में रिप्रोड्यूस किया, जजमेंट में आप खोलेंगे, जजमेंट आपको मिल जाएगा। चीफ एग्जामिनर को अलग अलग एग्जामिनर्स द्वारा दिए गए इवैल्यूएशन में ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्मिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाती है। इवैल्यूएशन शुरू होने के बाद क्वेश्चंस, प्रिस्क्राइब्ड आंसर्स और मार्किंग प्रोसेस पर डिटेल डिस्कशन तथा क्लियर इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स तय करने की बात कही गई। और उसी रिजोल्यूशन के अनुसार चीफ एग्जामिनर को 60% से अधिक और 30% से कम मार्क्स पाने वाले सभी आंसर बुक्स एग्जामिन करनी है और कम से कम 15% इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स भी उनके द्वारा देखी जानी है। जब हमारा ये ओएसएम नहीं था, सिंपल पेपर वाले मोड में था, जब पूरा एग्जामिनर पूरी कॉपी जांच कर रहा था, तो उस पेपर बेस्ड सिस्टम में इस आंसर बुक का मीनिंग बड़ा कम क्लियर था कि कैंडिडेट की पूरी आंसर बुक ही एक आइडेंटिफिएबल फिजिकल यूनिट थी। लेकिन जब क्वेश्चन वाइज ओएसएम में आंसर बुक डिजिटली फ्रेगमेंट हो गया, क्योंकि अलग अलग आंसर अलग अलग एग्जामिनर के पास जा रहे हैं। अब यहां पे ये एम्बिग्यूटी ये आ गया है कि 60-30% वाला रूल, 15% वाला रूल किस यूनिट पर लागू होगा। क्या 60% और 30% थ्रेशोल्ड
जीएस पेपर के एग्रीगेट मार्क्स पर अप्लाई हुआ? क्या हर इंडिविजुअल आंसर पे अप्लाई हुआ? क्या 15% सैंपलिंग पूरे सब्जेक्ट की टोटल आंसर बुक से हुई, या प्रत्येक एग्जामिनर के अलॉटेड क्वेश्चन बैच से मिनिमम सैंपल लिया गया? वहीं पे कंट्रोलर साहब ने बताया कि किसी क्वेश्चन में 30% से कम और 70% से अधिक मार्क्स दिए जाने पे वह क्वेश्चन हेड एग्जामिनर के लॉगिन में ऑटोमेटिकली चला जाता, जहां हेड एग्जामिनर चेक करता है कि अवार्ड जस्टिफाइड है या नहीं। अब जो लिखित रूल है वो 60% का है, अब पब्लिक रूल 70, वो पब्लिकली उन्होंने आके 70% बोला। अब इन दोनों के बीच में एक रिकॉन्सिलिएशन संभव है। संभव यह है कि 70% इंडिविजुअल क्वेश्चन, इंडिविजुअल लेवल पे जो बेंच मार्क हो 70% हो, जबकि 60% कंप्लीट पेपर स्क्रूटनी का थ्रेशोल्ड रहा हो। दोनों सेफगार्ड्स पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन यह भी हमारा इन्फेरेंस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं। सो बीपीएससी को अप्रूव्ड एसओपी और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन से स्पष्ट करना होगा कि 60% थ्रेशोल्ड किस लेवल पर लागू होता है, 70% थ्रेशोल्ड किस लेवल पर लागू होता है, और 30% थ्रेशोल्ड पेपर क्वेश्चन दोनों लेवल से ऑपरेट करता है या नहीं। 15% सैंपल प्रत्येक एग्जामिनर के बैच से लिया गया या ओवरऑल पॉपुलेशन से, और कितने आंसर्स वास्तव में चीफ एग्जामिनर के लॉगिन से उठे। रूल का एग्जिस्टेंस होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका यूनिट ऑफ एप्लीकेशन तय करता है कि सेफगार्ड वास्तव में इफेक्टिव था या केवल एक कागज पे बना दिया गया था। यदि 15% सैंपल इंटायर सब्जेक्ट पॉपुलेशन से लिया गया तो संभव है किसी पर्टिकुलर एग्जामिनर ने प्रॉब्लमेटिक बैच का सफिशिएंट सैंपल चीफ एग्जामिनर तक पहुंचे ही नहीं। यदि 15% सैंपल प्रत्येक एग्जामिनर के बैच से लिया गया तो 200 वाला पैटर्न बहुत पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? अब ये अलग ही सवाल पैदा करता है, लेकिन यहां भी कंक्लूजन रिकॉर्ड से निकलेगा, हमारे और आपके अजम्पशंस नहीं। लीगल पॉइंट 4, अब बीपीएससी के इंटरनल गाइडलाइन देखेंगे। इस इंटरनल गाइडलाइन में लिखा गया है 30% से 60% वाले मार्क्स को चीफ एग्जामिनर देखेंगे। अब ये बहुत ही फंडामेंटल एरर है, क्योंकि ये दिखाता है कि क्लाउज 9 की वर्डिंग प्राइमा फेसाई 30% 60% मार्क्स वाले आंसर बुक्स को क्वालिटेटिव चेकिंग की बात करते दिखाई देती है। यह वर्डिंग अनयूजुअल है, क्योंकि जनरल फ्रेमवर्क जो हमने देखा अभी, वहां पे ऑर्डिनरली एक्सट्रीम मार्क्स 30% से नीचे और 60% से ऊपर वाले मार्क्स को चीफ एग्जामिनर चेक करेंगे। अब लेकिन इस अनयूजुअल वर्डिंग का अर्थ सीधे ये नहीं लगा सकता गाइडलाइन निश्चित रूप से गलत है। इसमें कम से कम 3 पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं। पहला, बीपीएससी ने जानबूझकर मिडिल रेंज स्क्रिप्ट की चेकिंग रखी ताकि चीफ एग्जामिनर्स केवल एक्सट्रीम्स ही नहीं ऑर्डिनरी मार्किंग क्वालिटी मॉनिटर कर सके। दूसरा, यह 15% सैंपल चेकिंग का एग्जामिनेशन स्पेसिफिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, ये ड्राफ्टिंग या टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है और इंटेंडेड वर्डिंग 30% से कम और 60% से अधिक रही हो। अब लीगल चैलेंज का रिस्पॉन्सिबल तरीका यह नहीं होगा कि बिना ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन किसी निश्चित टाइप को घोषित करते। सही प्रश्न होगा, यदि वर्डिंग गलत था तो शुद्धि पत्र का है, और यदि सही था तो इसका ऑपरेशनल मीनिंग क्या था। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गाइडलाइन की लैंग्वेज एकेडमिक एक्शन तय करते हैं। यदि अलग अलग चीफ एग्जामिनर्स ने इसको अलग अलग इंटरप्रेट किया हो तो सुपरविजन में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। अब एक चीफ एग्जामिनर मिडिल बैंड वाले को चेक कर रहा है, दूसरा एक्सट्रीम को, तीसरा केवल सॉफ्टवेयर जो लिस्ट आ रहा है उसी को। अब सेम एग्जामिनेशन में अलग अलग सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स भी लागू हो गए। अब आते हैं 200 मार्क्स वाले केस में। कंट्रोलर के अनुसार एक एग्जामिनर ने 200 से अधिक कैंडिडेट्स को 0 दिया और उन आंसर्स को दूसरे एग्जामिनर ने दोबारा चेक कराया गया। लगभग सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ गए। ओरिजिनल एग्जामिनेशन को इवैल्यूएशन वर्क से हटा दिया गया। लेकिन जो बीपीएससी की गाइडलाइन के हिसाब से क्लाउज 15 और 16 में एक स्पेसिफिक करेक्शन वर्क फ्लो है। यदि चीफ एग्जामिनर को लगता है कि किसी आंसर के मार्क्स को मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो वह आंसर उसी कंसर्न्ड एग्जामिनर को रिटर्न करेगा। चीफ एग्जामिनर स्वयं मार्क्स को मॉडिफाई नहीं करेंगे। एग्जामिनर रिकंसिडरेशन के बाद मार्क्स रिवाइज कर सकता है। अब ये क्लॉज 15-16 की ये देख सकते हो आप। अब यहां 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि चीफ एग्जामिनर या किसी सुपरवाइजरी अकाउंट ने मार्क्स सीधे बदल दिए। यदि ऐसा हुआ है तो क्लाउज 15 के अपरेंट रेस्ट्रिक्शन के साथ इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न हुई। डेटाबेस का मॉडिफाइड बाय यूजर आईडी, रोल परमिशन और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कि आंसर्स ओरिजिनल एग्जामिनर को वापस भेजे गए और उसी ने अपने मार्क्स रिवाइज किए। तब पूछा जाएगा क्या उसने एकेडमिक रीजंस रिकॉर्ड किए, उसने लगभग सभी 0 क्यों बदले।
और बाद में उसे हटाने का प्रिसाइज ग्राउंड क्या था। और तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ओरिजिनल एग्जामिनर को अनरिलायबल मानकर आंसर्स किसी दूसरे एग्जामिनर को फ्रेश वैल्यूएशन के लिए असाइन किए गए। अब कंट्रोलर साहब का स्टेटमेंट इसी पॉसिबिलिटी को संकेत करता है। देखो, फ्रेश वैल्यूएशन अपने आप इलीगल नहीं है। संजय सिंह का मॉडरेशन फ्रेमवर्क में हेड एग्जामिनर के ओपिनियन में किसी एग्जामिनर की मार्किंग इतनी इरैटिक या केयरलेस है कि स्टैंडर्ड मॉडरेशन फिजिबल नहीं है, तो उस एग्जामिनर द्वारा वैल्यूड आंसर स्क्रिप्ट को हेड एग्जामिनर या अग्रीड नॉर्म्स फॉलो करने वाले दूसरे एग्जामिनर से हम इवेलुएट करा सकते हैं। इनफैक्ट सुजाता मुखर्जी में सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाया कि वाइड स्प्रेड मिस्टेक्स को ऑर्डिनरी मॉडरेशन दूर नहीं कर सकती। सो ऐसी परिस्थिति में फ्रेश इवेल्युएशन आवश्यक हो सकती है, लेकिन फ्रेश इवेल्युएशन के लिए भी डॉक्यूमेंटेड एकेडमिक चेंज चाहिए। बीपीएससी को बताना होगा ओरिजिनल एग्जामिनर को इरैटिक किसने डिक्लेयर किया, हेड एग्जामिनर की रिटन ओपिनियन क्या थी, सेकंड एग्जामिनर किस अथॉरिटी से अपॉइंट हुए, उसने कौन सा रूब्रिक दिया, क्या उसे ओरिजिनल मार्क्स दिखाई दिए, फर्स्ट या सेकंड अवार्ड्स में से फाइनल मार्क्स किस रूल के आधार पर चुना गया, क्योंकि मार्क्स को चेंज सिर्फ वही एग्जामिनर कर सकता है एज पर द बीपीएससी गाइडलाइंस। सो करेक्शन करना पर्याप्त नहीं है, करेक्शन किस अथॉरिटी, किस रूल, किस ऑडिट ट्रेल से हुआ, यह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और उससे भी खतरनाक पॉइंट, अगर एग्जामिनर की जीरो मार्किंग अनरिलायबल थी तो उसका पूरा बैच ही पोटेंशियली अफेक्टेड है। इसे एग्जाम्पल समझो, एग्जामिनर ने 5000 आंसर चेक किए, उसने उनमें से 200 कैंडिडेट्स को जीरो दिया, रीचेकिंग में लगभग सभी जीरो बढ़ गए और एग्जामिनर का इवैल्यूएशन हटा लिया गया। अब क्या ये मान लेना लॉजिकली सेफ है कि एग्जामिनर की केवल जीरो वाली एंट्रीज गलत थी, लेकिन उसके दिए दूसरे नंबर 1 2 3 4 5 सही था? मतलब उस समय उसका सॉफ्टवेयर सही चल रहा था, सिर्फ जीरो टाइम्स का सॉफ्टवेयर गलत चल रहा था। समस्या केवल कीबोर्ड पर जीरो प्रेस करने की नहीं हो सकती। संभव है कि एग्जामिनर का पूरा एकेडमिक स्टैंडर्ड ही डिफेक्टिव रहा हो, जो आंसर जीरो का नहीं था वह भी अंडर मार्क्ड हो सकता है। कोई कैंडिडेट जिसे 6 नंबर मिलने चाहिए उसे 2 मिले हों, ऐसा कैंडिडेट जीरो मार्क फिल्टर में कभी आएगा ही नहीं। इसलिए संजय सिंह का फ्रेमवर्क इरैटिक का केयरलेस मार्किंग की स्थिति में केवल एक्सट्रीम स्क्रिप्ट्स की नहीं बल्कि उस एग्जामिनर द्वारा वैल्यूड आंसर स्क्रिप्ट्स की रीइवैल्यूएशन कॉन्टेम्पलेट करता है कि उसकी पूरी की पूरी बैच को दोबारा रीइवैल्यूएट कराइए, जहां पे ऑर्डिनरी मॉडरेशन फीसिबल ना हो। इसका अर्थ यह नहीं कि 200 गलत जीरो साबित होने पर कानून ऑटोमेटिकली 5000 आंसर बैच रीइवैल्यूएट करने का आदेश देता है। पहले यह एकेडमिकली डिटरमाइन करना होगा कि डिफेक्ट आइसोलेटेड जीरो मार्क्स एरर था या एग्जामिनर वाइड डिफेक्टिव स्टैंडर्ड। लेकिन एक बार एग्जामिनर को इतना अनरिलायबल मान लिया कि उसको हटा दिया गया, तब बीपीएससी को रीजन डिसीजन दिखाना होगा कि करेक्टिव रिव्यू का स्कोप केवल जीरो तक ही सीमित क्यों रखा, यदि वास्तव में ऐसा किया गया तो। और यहीं पे हमें चीफ एग्जामिनर की भूमिका फिर हमारे सामने आती है कि चीफ एग्जामिनर क्या कर रहा था, क्योंकि जीरो मार्क्स बिलो 30% कैटेगरी में आते हैं और इंडिविजुअल आंसर हेड एग्जामिनर का लॉगिन ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो 200 जीरोस वाली घटना को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि चीफ एग्जामिनर के लॉगिन में 200 जीरो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट ही वाज डूइंग। द वेरी फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज दैट चीफ एग्जामिनर ने जीरो मार्क्स आंसर्स देखे और ओरिजिनल अवार्ड्स को कंफर्म कर, ठीक है इन्होंने जो दिया वही सही है। यदि बाद में लगभग सभी मार्क्स बढ़ गए तो प्रश्न उठेगा कि एकेडमिक स्क्रूटनी मीनिंगफुल थी या मेयरली मैकेनिकल। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि जीरो मार्क्स आंसर चीफ एग्जामिनर के लॉगिन में गया ही नहीं, तब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, रूटिंग मैकेनिज्म या मैंडेटरी वर्कफ्लो में फेलियर हो सकता है। और थर्ड एक्सप्लेनेशन इज दैट डेटा एनालिसिस ने एनामॉली को हेड एग्जामिनर के फाइनल स्क्रूटनी से पहले ही पकड़ लिया और रिजल्ट फाइनल होने से पहले आंसर सही करा दिए। यही बीपीएससी का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस हो सकता है, क्योंकि इससे यह आर्गुमेंट निकलेगा कि सेफ गार्ड ने अल्टीमेटली काम किया, लेकिन इन तीनों में से कौन सी एक्सप्लेनेशन सही है उसका उत्तर पब्लिक स्टेटमेंट नहीं टाइम से बताएगा। ओरिजिनल जीरो कब एंटर हुआ, ऑटोमेटिक फ्लैग कब जनरेट हुआ, हेड एग्जामिनर ने आंसर्स कब ओपन किया, उसने कंफर्म रिटर्न रीअसाइन किया, सेकंड एग्जामिनर रिवाइज्ड मार्क कब एंटर किया, एग्जामिनर कब हटाया गया, रिजल्ट कब लॉक हुआ। ओएसएम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रोसेस डिजिटल है, इसलिए हर महत्वपूर्ण एक्शन थियोरेटिकली ऑडिटेबल होना चाहिए। यदि बीपीएससी का प्रोसेस लॉफुल था तो ऑडिट ट्रेल उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस होगा। यदि ऑडिट ट्रेल एब्सेंट, इनकम्प्लीट या कॉन्ट्राडिक्टरी है, वही कैंडिडेट के चैलेंज का स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस बन सकता है। अब कोर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूरा 70th रिजल्ट कैंसिल हो सकता है? क्या इन इरेगुलरिटीज के आधार पर पूरी 70th मेंस मेरिट लिस्ट कैंसिल हो सकती है? सो ऑनेस्ट आंसर इज ऑटोमेटिकली नहीं।
यदि ऑडिट में प्रॉब्लम केवल एक हिस्ट्री क्वेश्चन और एक आइडेंटिफिएबल एग्जामिनर बैच तक सीमित मिलते तो कोर्ट अधिक संभवतः प्रोपोर्शनेट रेमेडी चुन सकती है। लेकिन स्थिति बदल जाएगी यदि ऑडिट ये दिखाए कि वही प्रॉब्लम अनेक सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस एग्जामिनर से फैली हुई थी। नॉन एकेडमिक ऑफिसर्स ने सिस्टमैटिकली एकेडमिक स्टैंडर्ड्स डायरेक्ट किए। स्ट्रिक्ट लिबरल इंटरवेंशन के बाद अर्लियर बैचेस रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट नहीं हुए। मार्क्स अनऑथराइज्ड अकाउंट से बदले गए। हेड एग्जामिनर डिसीजन से कॉन्टेम्परेनस रिकॉर्ड नहीं है और अफेक्टेड तथा अनअफेक्टेड कैंडिडेट्स को अलग करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओ चक्रधर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां इरेगुलरिटीज इतनी वाइड स्प्रेड और ऑल परवेसिव हो, अनलॉफुली बेनिफिटेड एंड रॉन्गली डिप्राइव्ड पर्सन को अलग करना संभव न रहे तो होल सिलेक्शन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इंटायर सिलेक्शन कैंसिलेशन जस्टिफाइड हो सकती है। लेकिन उस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन एविडेंस ड्रिवन होगा। केवल एक एग्जामिनेशन एरर को सिस्टेमिक एरर कहना पर्याप्त नहीं है। सो लेट्स कंक्लूड, बीपीएससी का ओएसएम इज नॉट अपने आप में विलन नहीं है। कोडिंग कैंडिडेट, लेट्स कंक्लूड, एग्जामिनर वेरिएबिलिटी, ग्राफ एनालिसिस विलन नहीं है। रैंडम एलोकेशन, ब्लाइंड असेसमेंट फेवरेटिज्म की संभावना कम करता है। डिजिटल स्कैनिंग अनवैल्यूड पेजेस, टोटलिंग एरर्स और मिसिंग पेजेस जैसी समस्याओं पर बेहतर कंट्रोल दे सकता है। एग्जामिनर वाइज डेटा अब नॉर्मल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी फेयरनेस की गारंटी नहीं है। टेक्नोलॉजी केवल ये रिकॉर्ड करती है कि सिस्टम में क्या हुआ। फेयरनेस इस बात पर डिपेंड करता है कि डिसीजन किसने लिया, किस अथॉरिटी से लिया, किस एकेडमिक मटेरियल के आधार पर लिया और क्या वही करेक्शन सभी सिमिलरली सिचुएटेड कैंडिडेट्स पर लागू हुए। सेंट्रल क्वेश्चन हमारा यही है, क्या बीपीएससी में आईटी डेटा ने चीफ एग्जामिनर के एकेडमिक जजमेंट को असिस्ट किया या उसका जगह ले लिया। मॉडरेशन के नाम पे आपने डेटाबाजी किया। यदि रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि आईटी मैनेजर ने केवल डेटा दिया, चीफ एग्जामिनर्स ने आंसर पढ़े, अग्रीड रूब्रिक से कंपैरिजन किया तो रीजन एकेडमिक डिसीजन लिया और करेक्शन पूरे अफेक्टेड बैच पर यूनिफॉर्मली लागू हुआ, तो बीपीएससी अपने प्रोसेस को मजबूती से डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्राफ ही वर्डिक्ट बन जाए, जैसा कि एग्जामिनर साहब की पॉडकास्ट से पता चल रहा है कि ग्राफ को देख के अगर खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने एग्जामिनर को लिबरल स्ट्रिक्ट होने की सलाह दे दी, तो चीफ एग्जामिनर की भूमिका केवल एक रबर स्टैम्प की तरह रह गया। करेक्शंस सिलेक्टेड 0 मार्क्स तक सीमित रह गए और अर्लियर अफेक्टेड आंसर्स अनटच्ड रह गए। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस आर्टिकल 14-16 की कसौटी पर गंभीर रूप से वल्नरेबल है और खरा नहीं उतरता। थैंक यू।